पार्ट 2 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी। तो शिक्षा तक हमने पार्ट 1 किया था। उसके बाद है पिता की मृत्यु। सूबेदार रामजी राव बूढ़े हो चुके थे और बीमार रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, पर सूबेदार रामजी भीमराव से अभी और भी आगे पढ़ाई जारी रखवाने पर तुले थे। वह भीमराव की पढ़ाई के लिए किसी भी तरह धन जुटाने का दृढ़ निश्चय किए हुए थे, पर भीमराव अपने बूढ़े और बीमार पिता पर और अधिक भार नहीं डालना चाहते थे। 1913 में भीमराव पिता की इच्छा के विरुद्ध बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। अभी भीमराव अंबेडकर को भर्ती हुए लगभग 15 दिन ही बीते थे कि उन्हें बम्बई से सूबेदार रामजी के सख्त बीमार होने का तार आ पहुंचा। अतः उन्हें नौकरी छोड़कर बड़ौदा से तुरंत बम्बई आना पड़ा। अंबेडकर घर पहुंचे तो सूबेदार जी की हालत बहुत चिंताजनक हो चुकी थी। बीमारी काबू से बाहर हो चुकी थी। अंबेडकर नम आंखों से अपने उस पिता की ओर देखते रहे जिसने उन्हें पढ़ाने के लिए सारा जीवन कर्जा लेकर और ना जाने क्या क्या दुख सहन किए थे। 2 फरवरी 1913 को सूबेदार रामजी राव अपने विशेष प्रयत्नों द्वारा भीमराव अंबेडकर नामक उदीयमान सूरज भारत को सौंप कर सदा के लिए सो गए, जो आगे चलकर लताड़े हुए बेसहारा लोगों का सहारा, करोड़ों गुलामों का मसीहा और मुक्तिदाता सिद्ध हुआ। उच्च शिक्षा के लिए विदेश गमन। पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद अब भीमराव को अपनी उन्नति खुद ही करनी थी। परिवार के भरण पोषण का दायित्व भी भीमराव के कंधों पर आन पड़ा था। इधर उच्च शिक्षा की धुन सुन सिर पर सवार थी। बड़ी विकट परिस्थिति थी, पर जहाँ चाह वहाँ राह। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जीवन में उन्नति करने का एक अन्य स्वर्णिम अवसर आया। बड़ौदा रियासत के महाराजा ने कुछ मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश अमेरिका भेजने का विचार बनाया। भीमराव ने इसके लिए आवेदन किया। महाराजा बड़ौदा ने 4 लड़कों का चयन किया, जिनमें से एक भीमराव अंबेडकर थे। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में उन्हें एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें यह वचन था कि शिक्षा प्राप्ति के बाद अंबेडकर 10 वर्षों तक बड़ौदा रियासत की सेवा करेंगे। जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में अंबेडकर न्यूयॉर्क अमेरिका पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उस समय एक अछूत के लिए विदेश जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे की बात थी। एक अछूत महार युवक संसार के सबसे धनी देश में शिक्षा ग्रहण करने जा पहुंचा। अंबेडकर भारत के संकीर्ण, ईर्ष्यालु और घृणित माहौल में से गए थे। भारत में स्कूल, कॉलेज और समाज प्रत्येक स्थान पर हिंदुओं द्वारा उनका अपमान किया गया था, परंतु अमेरिका का वातावरण बड़ा उदार, प्रेमपूर्ण और समानता पर आधारित था। वह प्रत्येक स्थान पर बैठ सकते थे, प्रत्येक के साथ खा पी सकते थे। कोई किसी की जात नहीं पूछता था। किसी ने उन्हें दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठकर खाना खाने के लिए नहीं कहा। किसी ने उन्हें अछूत महार कहकर नहीं दुत्कारा। पहले पहल अंबेडकर को यह सपना सा लगा। उसके लिए अमेरिका एक नया ही संसार था। इतनी स्वतंत्रता के बावजूद उनके पास सिगरेट, शराब, सैर सपाटा व मौज मस्ती के लिए न पैसा था न समय। अंबेडकर हमेशा पढ़ाई में ही लगे रहते। वह तो केवल ऊंची से ऊंची शिक्षा पाना चाहते थे। वे दिन में 18 घंटे पढ़ा करते थे। वे कभी कभी अंबेडकर पढ़ाई में इतने खो जाते थे
कि उन्हें भोजन की भी सूध ना रहती। पढ़ाई में इतने लीन हो जाते कि उन्हें पुस्तकालय के बंद होने के समय की भी सूध नहीं रहती थी। लाइब्रेरियन उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पुस्तकालय से बाहर जाने को कहते। भूख मिटाने के लिए वह कॉफ़ी का एक प्याला पीकर काम चला लेते या डबल रोटी का एक आध पीस खाकर गुजारा कर लेते थे। अंबेडकर को महाराजा बड़ौदा की ओर से निश्चित की गई छात्रवृत्ति में से प्रति मास घर पर भी कुछ रुपए भेजने पड़ते थे, इसलिए उन्हें बहुत संभल कर रहना पड़ता था। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, नैतिक दर्शन शास्त्र, मॉरल फिलॉसफी, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आदि विषय पढ़े। 2 वर्ष के बाद तपस्यापूर्ण अनुसंधान के बाद अंबेडकर ने 1915 में प्राचीन भारतीय व्यापार, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स नामक पुस्तक लिखकर एमए की डिग्री प्राप्त कर ली। शोध कार्यों में मीन्स रिसर्च में घंटों घंटों लगातार कड़ी मेहनत करके उन्होंने एक और शोध ग्रंथ भारत का राष्ट्रीय लाभांश, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया पूरा किया। यह शोध ग्रंथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जून 1916 में स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर अंबेडकर को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी दर्शन शास्त्र अर्थात पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार भीमराव अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर बन गए। बाद में यही शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में राजकीय पूंजी का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार की धनलोलुप नीति, नौकरशाही व जनता के शोषण के तरीकों का कड़े शब्दों में विरोध किया। जब भी किसी स्थान पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जाती, इस पुस्तक में से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते। यह पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मुझे विद्या प्राप्ति के लिए दी गई सहायता के लिए आभार प्रदर्शन के शब्दों में महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ को समर्पित की थी। इन पुस्तकों ने डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता को दुनिया के सामने प्रमाणित कर दिया। इन पुस्तकों ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम उज्जवल कर दिया। उन्हें स्थान स्थान से आमंत्रण आए। उनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और छात्रों ने एक शानदार चाय पार्टी दी और अंबेडकर के कठोर परिश्रम व विद्वता की बहुत प्रशंसा की। अमेरिका से लंदन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सफलता प्राप्त करने के बाद भी उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। अंततः उन्होंने लंदन की ओर रुख किया। वह जून 1916 में अमेरिका से रवाना होकर लंदन पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड पहुंचे तो उनके सारे सामान की तलाशी ली गई। जूते आदि तक की भी जांच की गई। ब्रिटिश खुफिया पुलिस को संदेह था कि अंबेडकर के भारत के क्रांतिकारी दल के साथ संबंध हैं। अंततः उनकी एक एक चीज को शान मारा। उनका संदेह बेकार निकला। लंदन पहुंचकर तुरंत अक्टूबर 1916 में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और लंदन में पढ़ाई जारी रखने के लिए महाराजा बड़ौदा से अनुमति प्राप्त की। अर्थशास्त्र की उनकी पढ़ाई काफ़ी आगे जा चुकी थी। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस DSc की तैयारी करने की अनुमति दे दी, तो उन्होंने तुरंत शोध प्रबंध पर काम आरंभ कर दिया, रिसर्च वर्क पर। बड़ौदा राज्य के अधिकारियों को यह बात चुभ रही थी कि एक अछूत महार लड़का राज्य के खर्चे पर विदेशों में उच्च से उच्च शिक्षा हासिल करता जा रहा है। अंततः बड़ौदा राज्य के दीवान ने उन्हें पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी है। तुरंत भारत लौटकर प्रतिज्ञा पत्र की शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करो। इस पत्र से उन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू किए कुछ महीने ही तो हुए थे।
उनकी सभी योजनाएं धरी रह गईं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अंबेडकर ने पढ़ाई पूरी करने की ठान रखी थी, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर एडविन कैनन की सहायता से लंदन यूनिवर्सिटी से यह अनुमति प्राप्त कर ली कि वह अक्टूबर 1921 तक पुनः अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। अंबेडकर ने अपने सामान का, जिसमें अधिकतर पुस्तकें थीं, बीमा करवाया और यह सामान मैसर्स थॉमस कुक एंड कंपनी को बम्बई पहुंचाने को दे दिया। खुद कैसरे हिंद नामक जहाज से 21 अगस्त 1917 को बम्बई पहुंचे, परंतु जो जहाज उनका सामान ला रहा था वह समुद्र में डूब गया। बड़ौदा में अन्याय। प्रतिज्ञा पत्र की शर्तों के पालन हेतु डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा रियासत की सेवा के लिए बड़ौदा चल दिए। महाराजा बड़ौदा ने आदेश जारी किया कि रेलवे स्टेशन पर अंबेडकर का भव्य स्वागत किया जाए, परंतु एक महार का स्वागत कौन करता, इसलिए उन्हें लेने कोई भी स्टेशन नहीं पहुंचा। यह समाचार कि एक महार अफसर बनकर बड़ौदा पहुंच रहा है सारे शहर में फैल चुका था। कोई भी होटल, सराय या धर्मशाला उन्हें स्थान देने को तैयार न थी। अंत में उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली। कुछ देर भिन्न भिन्न विभागों में अनुभव दिलाने के बाद महाराजा बड़ौदा डॉक्टर अंबेडकर को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। अंततः उन्हें सैन्य सचिव, मिलिट्री सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और सैन्य सचिव जैसे उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद अंबेडकर को यहाँ अछूतपन का घोर अपमान झेलना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर के अधीन कर्मचारियों, यहाँ तक कि चपरासियों ने भी उनके साथ बहुत गिरा हुआ व्यवहार किया। पहले ही दिन चपरासी ने दूर से ही उनकी टेबल पर फाइल फेंकी। डॉक्टर अंबेडकर को विस्मय हुआ। उन्होंने झिड़क कर कहा, टेबल पर फाइल ऐसे रखी जाती है क्या? माफ़ कीजिए जनाब, मैं आपके निकट नहीं आ सकता क्योंकि आप अछूत हैं और मैं ऊंची जाति का चपरासी ने उत्तर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने क्रोध पर काबू रखकर कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना शिक्षित हूँ और मेरी पदवी क्या है? जी हाँ, पता है। आप मिलिट्री सेक्रेटरी हैं और डॉक्टर हैं, पर इससे क्या? आखिर जन्म से तो आप अछूत महार ही हैं ना। डॉक्टर साहब मानो सातवें आसमान से नीचे आ गिरे। इसी प्रकार यदि फाइल उठानी होती तो चपरासी छड़ी की मूठ से टेबल पर से फाइल अपनी ओर सरका कर उठाता था। जब अंबेडकर कार्यालय में प्रवेश करते या जाने लगते तो फर्श पर पड़े कालीन को लपेटकर उठा लिया जाता। इतना ही नहीं, चपरासी उन्हें पीने को पानी भी नहीं देता था। अपने पीने के पानी की व्यवस्था डॉक्टर साहब को खुद ही करनी पड़ती। कार्यालय से जाने के बाद कार्यालय को धोया जाता और गोमूत्र से पवित्र किया जाता। उधर पारसी सराय में उनके साथ क्या गुजरी, इसका दर्दनाक उल्लेख उन्होंने स्वयं इन शब्दों में किया है। छुआछूत के कारण किसी हिंदू या मुस्लिम होटल, सराय या धर्मशाला ने आश्रय नहीं दिया। भटकते भटकते एक पारसी की सराय तक जा पहुंचा। जब सराय के चौकीदार को बताया कि मैं हिंदू हूं, तो उसने कहा कि सराय में हिंदू नहीं ठहर सकता। मैंने उसे कहा कि यदि मैं पारसी नाम अपना लूं तो समस्या हल हो जाएगी और उसे कुछ अधिक लाभ हो जाएगा। अतः वह मान गया। मैं सराय में पारसी नाम से रहने लगा। पारसी सराय 2 मंजिल की इमारत थी। नीचे की मंजिल में सराय का चौकीदार अपने सब परिवार रहता था। दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें बिस्तर लगा था। साथ में एक छोटा सा बाथरूम था जिसमें पानी की एक टूटी लगी थी। शेष सारा भाग एक बड़ा हॉल या था जिसमें पुराना सामान जैसे टूटे बेंच, कुर्सियां, तख्ते और कूड़ा करकट जमा था। इस तरह के वातावरण में मैं अकेला ही रहता था।
मैं सुबह 10 बजे दफ्तर चला जाता और रात लगभग 8 बजे वहाँ से लौटता। क्योंकि हाल में ना बिजली थी ना तेल से जलने वाला दीपक, हाल में गहन अंधेरा छाया रहता था। चौकीदार मेरे लिए एक छोटी सी लालटेन लाता जिसकी रोशनी कुछ इंच दूरी से आगे नहीं जाती थी। मुझे लगने लगा जैसे मैं कैद में हूँ। मैं किसी इंसान से बातें करने को तरस जाता। इस अकेलेपन को मैंने अध्ययन से दूर करना चाहा, किंतु चमगादड़ों के इधर उधर भागने और शोर मचाने के कारण पढ़ाई भी नहीं हो सकती थी। ऐसे में मन ही मन बहुत कूटता, गुस्सा आता। फिर यह सोचकर मेरा रोष चला जाता कि काल कोठरी ही सही, यह शरण तो है, कुछ ना होने से तो यही बेहतर है। मेरा जो सामान बम्बई में रह गया था उसे लेकर मेरी बहन का बेटा आया तो मेरी ऐसी बुरी हालत देख जोर जोर से रोने लगा। इसलिए मैंने उसे तुरंत वापस भेज दिया। मैंने सरकारी बंगले के लिए निवेदन पत्र दिया, किंतु बड़ौदा रियासत के प्रधानमंत्री को जिस शीघ्रता से मेरे निवेदन पर विचार करना चाहिए था नहीं किया। अंततः शामत का दिन आ ही गया। पारसी सराय में मुझे ठहरे हुए 11 दिन हुए थे। मैं सुबह का नाश्ता कर चुका था और दफ्तर जाने वाला था कि सीढ़ियों से कुछ लोगों के ऊपर चढ़ने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कुछ यात्री ठहरने के लिए आए हैं, किंतु क्या देखता हूँ कि 1 दर्जन हट्टे कट्टे पारसी लाठियाँ लिए मेरी तरफ आए। जल्द ही मैं समझ गया कि वे यात्री नहीं। मेरे कमरे के इर्द गिर्द घेरा डाल उन्होंने प्रश्नों की बौछार कर दी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुमने पारसी नाम रखने की हिम्मत कैसे की? दुष्ट कहीं का, तुमने पारसी सराय को अपवित्र कर दिया। मैं मौन खड़ा रहा, क्या उत्तर देता। पारसियों का यह जत्था मुझे मौत के घाट ही उतार देता, किंतु मेरी नरमी और खामोशी ने मेरी मृत्यु को टाल दिया। उनमें से एक ने पूछा, कब खाली कर रहे हो सराय? वह ऐसा समय था जब मेरा यह ठिकाना, मेरी यह शरण स्थली मुझे अपने जीवन जैसी ही प्यारी थी। मैंने मौन तोड़ा और उत्तर दिया, मुझे 1 सप्ताह और रहने दो। इतने में संबंधित मंत्री मुझे कोठी देने की अर्जी मंजूर कर देंगे। किंतु पारसी मेरी बात सुनने को तैयार न थे। उन्होंने मुझे अंतिम चेतावनी दी कि वे शाम तक मुझे इस सराय में देखना नहीं चाहते। मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा। मुझे धमकी देकर वे चले गए। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने मन ही मन उनको बुरा भला कहा और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मुझसे मेरी अनमोल शरण छीनी जा रही थी। मेरा यह निवास काल कोठरी से बेहतर नहीं था, तो भी मेरे लिए ये कीमती था। पारसियों के चले जाने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। मैंने सोचा कि मेरी समस्या थोड़े दिनों की है। जैसे ही सरकारी बंगला मिल जाएगा मेरी समस्या हल हो जाएगी। मैंने तय किया कि मित्रों की मदद ली जाए। बड़ौदा रियासत में मेरे 2 मित्र थे, एक हिंदू दूसरा भारतीय ईसाई। मैं पहले हिंदू मित्र के पास गया। मैंने उसे अपनी कहानी बताई। उसे मेरी बातें सुनकर दुख हुआ। उसने पारसियों को भी भला बुरा कहा, किंतु यह सब महसूस करने के पश्चात भी वह कहने लगा कि यदि आप मेरे घर में ठहरने के लिए आ जाएंगे तो मेरे सारे नौकर भाग जाएंगे। मैंने संकेत पा लिए और अपने निवेदन पर जोर नहीं डाला। फिर मैं अपने ईसाई मित्र के पास गया। उसने कहा कि उसकी पत्नी अगले दिन आ रही है, वह उससे सलाह करके बता पाएगा। बाद में मुझे पता चला कि उसका उत्तर भी बड़ा कूटनीतिक था। वे पति पत्नी दोनों ईसाई बनने से पूर्व ब्राह्मण परिवार से थे। पति तो कुछ उदार विचारों का बन गया था, किंतु पत्नी पहले की भांति रूढ़िवादी ही रही और इसलिए वह एक अछूत को अपने घर में कैसे रहने देती। शाम 4 बजे मैंने अपने ईसाई मित्र का घर छोड़ा। मेरे सामने सवाल था, कहाँ जाऊं? मेरा कोई मित्र तो था नहीं, सराय भी छोड़नी थी, तो फिर जाऊं कहाँ? मेरे सामने बम्बई लौटने के सिवाय और कोई चारा ना था। बड़ौदा से बम्बई के लिए रेलगाड़ी
रात 9 बजे रवाना होती थी। मुझे 5 घंटे का समय बिताना था। कहाँ गुजारूं यह समय? सराय जाऊं या अपने मित्र के यहाँ जाऊं? सराय जाने का हौसला नहीं था, क्योंकि मुझे डर था कि पारसी फिर आकर मुझ पर हमला कर सकते हैं। मेरी हालत तो दयनीय थी ही, मैं उसे और ज़्यादा दयनीय नहीं बनाना चाहता था। मैंने शहर की सीमा पर स्थित कमाठी बाग में 5 घंटे गुजारने का फैसला किया। मैं थका हारा और भूखा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। वहाँ बैठे बैठे कई विचार आए। कभी मैं अपने माता पिता की बात सोचता, जैसे प्रायः कठिनाई के समय संतानें सोचा ही करती हैं। मेरे साथ यह क्या हुआ? इसी सोच में शाम के 8 बज गए। बाग से बाहर निकल मैंने तांगा किराए पर लिया और सराय पहुंचा। अपना सामान नीचे लाया। ना तो चौकीदार और ना मैं ही कोई शब्द बोल पाया। शायद उसने महसूस किया होगा कि उसी के कारण मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक हुआ है। मैंने उसका बिल अदा किया और रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। वर्षों बीत चुके, किंतु पारसी सराय में मेरे साथ हुई घटना का स्मरण आते ही मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। पहली बार मुझे पता चला कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत हैं, वह एक पारसी के लिए भी छूत ही है। अंबेडकर इन चपरासियों, अधिकारियों, पारसियों और दूसरे लाखों लोगों जो जहालत, अशिक्षा, रूढ़ियों एवं अनेकों कुप्रथाओं से ग्रस्त हैं, से कहीं अधिक विद्वान, उच्च नैतिकता, उदारता तथा महानता के स्वामी थे। परंतु फिर भी उनके साथ जाति अभिमानियों ने मानवता से गिरा हुआ व्यवहार किया। यह शोक व मर्मांत आघात डॉक्टर आम्बेडकर जैसे महापुरुषों के लिए एक असहनीय आघात था। डॉक्टर आम्बेडकर को इस घटना से बहुत अधिक दुख पहुंचा। केलुस्कर, जिन्होंने आम्बेडकर को छात्रवृत्ति दिलवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक बार फिर गति में आए। उन्होंने महाराजा बड़ौदा को अंबेडकर की सारी व्यथा गाथा सुनाई कि किस प्रकार बड़ौदा में अंबेडकर का अपमान किया गया और किस प्रकार उन्हें बड़ौदा रियासत से निकलना पड़ा। परंतु इस भेंट और प्रयास का भी कोई लाभदायक परिणाम ना निकला। मास्टर केलुस्कर ने अपने एक मित्र को, जो बड़ौदा में प्रोफेसर थे और प्रगतिशील विचार रखते थे, इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह अंबेडकर को अपने घर में स्थान देंगे और खर्च आदि अंबेडकर से वसूल कर लिया करेंगे। जब डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसर के वचन अनुसार और मां केलुस्कर के कहने पर बड़ौदा पहुंचे, तो उन्हें प्रोफेसर का लिखा एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह उसके घर ना आए, क्योंकि उनकी पत्नी इसके लिए सहमत नहीं है। अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन से ही वापस लौट आए। इन परिस्थितियों में अंबेडकर को महाराजा बड़ौदा, जिसने उनकी शिक्षा प्राप्ति में पर्याप्त सहायता की थी, की रियासत को त्यागना पड़ा। तो आगे का तीसरे पार्ट में मैं आगे की कहानी बताऊंगा।